मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकेंड प्रायोगिक भूगोल। टॉपिक रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी विशेष मूल्य के आसपास सेकेंडरी होने की प्रवृत्ति को सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति या मध्य प्रवृत्ति कहा जाता है। उस बिंदु को जिसके आसपास अन्य मूल्यों के जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है केंद्रीय मूल्य कहलाता है। यदि यह बिंदु श्रेणी के मध्य में स्थित है तो इसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। इसे श्रेणी का प्रतिनिधित्व मूल्य भी कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति संपूर्ण आंकड़ों के एक केंद्रीय मूल्य को प्रदर्शित करती है। वास्तव में यही केंद्रीय मूल्य संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में भौगोलिक सूचनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए क्षेत्रीय आधार पर विविध सूचनाओं के संकलन और विश्लेषण में केंद्रीय माप के लिए माध्य या समानांतर माध्य का उपयोग करते हैं। माध्य का बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। तो आज हम बात करेंगे माध्य मीन्स। माध्य को अंगणितीय माध्य या समानांतर माध्य भी कहा जाता है। गणितीय माध्यों में समानांतर माध्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी और लोकप्रिय है। समानांतर माध्य का अर्थ है औसत, एवरेज। माध्य वास्तव में विभिन्न आंकड़ों का औसत है, एवरेज है, जो संपूर्ण आंकड़ों के योग में आंकड़ों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। भौगोलिक रूप में माध्य एक ऐसी स्थिर अंक है जो संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। माध्य की गणना भी सरल है। माध्य की गणना के लिए व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणियों में हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। इस प्रकार की श्रेणी में प्रत्येक इकाई का अलग अलग व्यक्तिगत मूल्य दिया होता है और इन इकाइयों को किसी वर्ग या समूह में नहीं रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे इस टेबल में दी हुई है कि किसी महाविद्यालय में कार्यरत व्याख्याताओं की अलग अलग जिले की अलग अलग संख्या को दिखाया गया है, जो व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। इसी तरह से इस तालिका में किसी कस्बे के 12 परिवारों की दैनिक आय दी गई है। जैसे परिवार एक की दैनिक आय 280 है, दूसरे परिवार की 180 है, तीसरे परिवार की 96 है। इस तरह से जो 12 परिवार हैं उनकी सबकी आय अलग अलग है। अब हम इसको व्यक्तिगत श्रेणी को प्रत्यक्ष या लघु विधि के द्वारा जो आय है उसका समानांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को यदि हम देखें तो इसमें जो प्रत्यक्ष विधि और में हम सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा का अर्थ है जिसे बड़ा सिग्मा बोलते हैं, इसका अर्थ है जोड़ना, मूल्यों की संख्या को जोड़ना। इस तरह से परिवार 1 2 3 4 10 11 12 ऐसे 12 परिवार हैं तो ये नंबर्स हो गए, n बराबर 12 और इनकी दैनिक आय हो गई अलग अलग। तो टोटल सिग्मा एक्स टोटल आय होगी 1982। तो हम समानांतर माध्य निकालने के लिए जो आय है सभी परिवारों की 1982, उसमें हम n जो टोटल संख्या है उसका यदि भाग देंगे तो उसमें आ जाएगा 165.17। तो ये परिवारों का औसत प्रतिदिन का आय हो गई। इसी तरह से इसी को लघु विधि के द्वारा भी हम इसको हल कर सकते हैं। लघु विधि में x माध्य बराबर a
प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। इसमें क्रम संख्या दी हुई है, जैसे 12 परिवार हैं, दैनिक आय दिया हुआ है, और इसमें डी निकालने के लिए x माइनस ए, x का मान 150, तो 150 में से हम माइनस करेंगे तो इस तरह से ये सिग्मा डी बराबर 182 आएगा। तो माध्य प्लस ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन बराबर, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एन बराबर 150, ए बराबर 150 प्लस सिग्मा डी बराबर 182, एन बराबर 12, तो ये भी 165.17। तो इन दोनों विधियों से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से खंडित श्रेणी में भी समानांतर माध्य निकालने के लिए, जैसे ये तालिका में 60 छात्रों के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं, इसमें समानांतर माध्य निकालना है तो प्राप्तांक है 20 आए हैं 8 छात्रों के, 30 नंबर आए हैं 12 छात्रों के, 40 नंबर आए हैं 20 छात्रों के, इस तरह से 70 अंक आए 4 छात्रों के। तो इसमें प्राप्तांकों को x के द्वारा और छात्रों की संख्या को f द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जैसे प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या टोटल करेंगे n बराबर 60, और fx निकालने के लिए प्राप्तांक को छात्रों की संख्या से गुणा करेंगे। तो 20 को 8 से गुणा करेंगे तो 160, 30 को 12 से करेंगे तो 360, और 40 को 20 से करेंगे तो 800, और 50 को 10 से करेंगे तो 500, और 60 को 600 करेंगे तो 360। इस तरह से n बराबर 60 और सिग्मा एफ एक्स बराबर 2460। तो जो सूत्र रहेगा माध्य का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो 2460 में यदि 60 का भाग देंगे तो 40, तो औसत प्राप्तांक आ गया 41। इसी तरह से हम लघु विधि से भी इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। और अखंडित श्रेणी, जो तीसरी श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में मध्य मूल्य भी दिया होता, मिड वैल्यू। तो इसमें इसका सूत्र रहेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ विभिन्न वर्गों की आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो एग्जाम्पल है उसमें हम देखें कि प्राप्तांक जो दिया हुआ है वो वर्ग अंतराल में दिया हुआ है। 0 से 10 जो प्राप्तांक है वो 5 छात्रों के, 10 से 20 10 छात्रों के, और 20 से 30 जो अंक हैं वो 25 छात्रों के, और 30 से 40 अंक हैं जो 30 छात्रों के, 40 से 50 है जो 20 छात्रों के, और 50 से 60 है 10 छात्रों के। अब हम प्राप्तांक जो आए हैं और छात्रों की संख्या f, तो टोटल छात्र हो गए 100, n बराबर 100 हो जाएंगे। और मध्य बिंदु जो मिड वैल्यू है, जैसे 0 और 10 की मिड वैल्यू है 5, बीच का बिंदु, 10 से 20 का मिड वैल्यू है 15, और 20 से 30 का मिड वैल्यू है 25, और 30 से 40 का है 35, इसी तरह से 50 से 60 का 55। अब हम मिड वैल्यू और एफ दोनों को गुणा कर लेंगे तो वो आ जाएगा एफ एक्स। तो टोटल एफ एक्स हो गया, सिग्मा एफ एक्स हो गया 3300, और एन नंबर ऑफ संख्या वो हो गई 100। तो हम माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो 3300 में 100 का भाग देंगे तो 33 आ जाएंगे। इसी तरह से लघु विधि के द्वारा भी ये सूत्र है, समानांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो इसमें भी हम इस तरह से निकालेंगे, एन बराबर 100 और सिग्मा एफ डी बराबर 200। तो इसमें समानांतर माध्य बराबर ए प्लस ए आ गया 35, और सिग्मा एफ एक्स आ गया 200
और n बराबर 100। तो इस तरह से 33 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से समानांतर माध्य हम निकाल सकते हैं। समांतर माध्य के भी गुण दोष हैं। गुण यह है कि गणना करने में सरल है, निश्चितता है। समानांतर माध्य का मूल्य सदा निश्चित रहता है। श्रेणी चाहे जिस क्रम में भी लिखी जाए, समानांतर माध्य सदा एक ही रहता है। आरोही अवरोही क्रम, यदि पदों को बढ़ते क्रम में रखें या घटते क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। सभी पदों का आधार माध्य ज्ञात करने में सभी पदों का प्रयोग होता है। यह सबसे उचित प्रतिनिधित्व माना गया है। यह स्तर होता है, बिंदुओं परिवर्तन बहुत कम होता है। दोष भी हैं समानांतर माध्य के। अवास्तविक तथा अप्रतिनिधित्व है। माध्य वह मूल्य होता है जो श्रेणी में उपस्थित ही नहीं हो। उदाहरणार्थ, जैसे 4 से 14 का औसत हम निकालेंगे तो 8 है आएगा, जो इस श्रेणी में ही नहीं है। बिंदु रेखीय संभव नहीं है, गुणात्मक नहीं है, और भ्रमात्मक निष्कर्ष भी निकल जाते हैं कई बार। और उपयोगिता, समानांतर माध्य में की बहुत उपयोगिता है। समानांतर माध्य प्राय सामान्य उद्देश्य हेतु सर्वोत्तम माध्य है। औसत आयु निकाल सकते हैं, औसत आय निकाल सकते हैं किसी भी परिवार की, औसत व्यय निकाल सकते हैं, औसत उत्पादन निकाल सकते हैं किसी भी फसलों का, और मानचित्र विचलन, सहसंबंध गुणांक आदि की गणना करने में भी समानांतर माध्य बहुत उपयोगी है। और तुलनात्मक अध्ययन में भी समानांतर माध्य का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह सांख्यिकी जो विधियां हैं उसमें हम प्रैक्टिस के तौर पर प्रत्येक श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी के 2 एग्जाम्पल या 1 एग्जाम्पल हमारी वर्कबुक या शीट पर तैयार कर सकते हैं। एक खंडित श्रेणी का, एक अखंडित श्रेणी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान भी एक क्वेश्चन सांख्यिकी में से आता है, इसलिए प्रैक्टिस के तौर पर हमको समानांतर माध्य के जो फॉर्मूले हैं अलग अलग श्रेणी के, उनको भी देखें और प्रैक्टिस के तौर पर एग्जाम्पलों को तैयार करें।